हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन। एचपीएससी पीजीटी के पेपर 1 में आज पूरे 2 महीने का समय बचा है। इंग्लिश का एग्जाम अनाउंस हुआ है 20 अक्टूबर को। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि आचार संहिता में एग्जाम नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, तो तैयारी में लग जाइए। हमारी ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम जॉन कीट्स को कवर करेंगे। जॉन कीट्स रोमांटिक एज के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑथर्स में से एक हैं। इनका जन्म 1795 में हुआ था एंड ही डाइड इन 1821। 25 ईयर्स की छोटी सी लाइफ में ही उन्होंने लिटरेचर को बहुत कुछ दिया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स उनके हैं जो हमारे सिलेबस में भी हैं। ये अपने यूनिक पोइटिक स्टाइल एंड ओड्स के लिए जाने जाते हैं। तो अगर हम जॉन कीट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें इनके सारे के सारे ओड्स, जो कि 6 हैं, 6 के 6 ओड्स हमें करके जाने हैं। इनकी पोएम्स जैसे एंडीमियोन, हाइपरन, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस या फिर लामिया, ये सारी पोएम्स की समरीज आपको पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि कीट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर अकर्स इन। सो ये ओपनिंग लाइन्स हैं। कौन सी पोएम की ओपनिंग लाइन्स हैं? ये ओपनिंग लाइन्स है एंडीमियोन की। एंडीमियोन की समरी आपको पढ़ के जानी है। 4 पार्ट्स में है, 4 बुक्स में इसको इन्होंने लिखा है जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सुपरस्टिशन अराउंड द ईव ऑफ सेंट एग्नेस इज क्रूशियल टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉन कीट्स फेमस पोएम। सो जॉन कीट्स ने लिखा है ईव ऑफ सेंट एग्नेस। इसमें क्या सुपरस्टिशन उन्होंने लिखा है, क्या किस सुपरस्टिशियस थिंग के बारे में उन्होंने इस पोएम में बात की है? ऑप्शंस देख लेते हैं। इफ ए virgin performed the proper ritual on Saint Agnes Eve, she would dream of her husband, future husband. If a virgin performed the proper ritual on Saint Agnes Eve, she would marry her lover. If a married woman performed the proper ritual on Saint Agnes Eve, she would be reunited with her husband. If a woman performed the proper ritual on Saint Agnes Eve, she would dream of her future lover. आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर आपका रहेगा ए। सेंट एग्नेस जो है वो माने जाते हैं, एक मार्टियर माने जाते हैं, और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 20 जनवरी। 21 जनवरी को फीस्ट होता है एंड ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई भी अगर वर्जिन लड़की है वो प्रॉपर रिचुअल्स को निभाती है, खाली पेट एक व्रत करके सोती है, उसको उसके सपने में उसके होने वाले हस्बैंड की इमेज दिखाई देगी। सो ए विल बी द आंसर। उसे ड्रीम आएगा उसके फ्यूचर हस्बैंड का। सो इसकी समरी आप पढ़ के जाना। अगर आपने इसकी समरी पढ़ी तो आपको इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना आसान लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दाउ वॉज नो born for death immortal bird. In what sense is the bird immortal as compared to mortal man? So ये है लाइन नाइटिंगेल पोएम से, ओड से, है ना, ओड टू नाइटिंगेल से। सो किस सेंस में ऑथर ने नाइटिंगेल को इमोर्टल बर्ड कहा है, ये हमें ढूंढना है। Here, man as an individual is unfairly compared to a bird as a species. The word bird stands for the nightingale's song. When considered as a species, man is equally immortal as the bird. The bird is immortal because songs of birds have given pleasure to man through the ages. So, क्या combination इसमें correct रहेगा? आप भी इसमें अपने नॉलेज के हिसाब से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, राइट। द वर्ड बर्ड स्टैंड फॉर नाइटिंगेल सॉन्ग। जो जो बर्ड है वो उसके सॉन्ग के लिए कहा गया। अगर आपने इसका ओड पढ़ा है तो इसमें क्या कहानी है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है? ऑथर कहना चाह रहा है कि जो नाइटिंगेल बर्ड है, यानी कि जो कोयल है, उसने हजारों साल पहले भी और हजारों साल बाद भी उसका जो सॉन्ग है वो सेम रहेगा। इसीलिए उसको इमोर्टल कहा है। जो उसका सॉन्ग है वो इमोर्टल रहेगा, वो वैसा का वैसा रहेगा।
चाहे कोई भी कोयल, चाहे इंडिया में हम सुने, इंडिया के किसी भी हिस्से में सुने, हर कोयल का जो सॉन्ग है, उसकी आवाज है, वो सेम रहती है, इसीलिए उनको जो है ये बोला है। एंड फोर्थ इज द बर्ड इज इमोर्टल बिकॉज सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स हैव गिवन प्लेजर टू मैन थ्रू द एजेस। सो हमसे 1000 साल पहले के लोगों ने भी नाइटिंगेल के उस सॉन्ग को एंजॉय किया, आज भी हम कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो आंसर है वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट कोटेड स्टेटमेंट्स ऑन पोइट्री बाय जॉन कीट्स इज reproduced with blanks below, complete the statement with correct words। so ये जो कोटेशन है, ये जॉन कीट्स की एक तरह से जो जिस जिस चीज में वो बिलीव करते थे कि पोइट्री क्या है, वो कोटेशन है, इफ पोइट्री डैश एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री इट डैश एट ऑल। सो इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा सी, come note had better not come। if poetry come note as naturally as the leaves to a tree it had better not come। so ये जो कोटेशन है, ये उन्होंने एक चिट्ठी में लिखी थी, एक लेटर में लिखी थी। लेटर उन्होंने लिखा था जॉन टेलर को। जॉन टेलर कौन है, उनके पब्लिशर थे। सो ऐसा माना जाता है कि जॉन टेलर ने इनके एंडीमियन के लिए कुछ लिख दिया था कि ये जो वर्क है लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो उसी के बेसिस पे, उसी के आंसर में इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जॉन टेलर को, जिसमें उन्होंने ये कोटेशन लिखी थी। उन्होंने बताया था कि मेरे कुछ एक्सियम्स हैं, यानी कि मेरे कुछ नियम हैं पोइट्री को लेके, एंड आपको उनको जानना चाहिए। सो पोइट्री अगर नेचुरली नहीं आ रही है, इससे अच्छा पोइट्री ना ही लिखी जाए। जैसे पेड़ पर नेचुरली पत्ते आते हैं, वैसे ही पोइट्री पोइट के माइंड में नेचुरली आती है। जो भी पोइट्री बनावटी रहेगी वो कभी भी अच्छी पोइट्री नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फ्रेजेस टू द ओड। सो अगर आप सारे ओड्स पढ़ के जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। बीचन ग्रीन, गैदरिंग स्वेलोज, ग्लोब्ड पियोनीज एंड ग्रीन ऑल्टर। तो हम इसको मैच करते हैं। बीचन ग्रीन जो है वो मैच होगा ओड टू ए नाइटिंगेल से। गैदरिंग स्वेलोज जो है मैच होगा टू ऑटम के साथ, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उस सीजन में जो घिया है, बॉटल गोर्ड है, वो स्वेलो होती है। ग्लोब पियोनीज जो है वो मैच होगा ओड ऑन मेलैंकली के साथ, एंड ग्रीन ऑल्टर मैच होगा ग्रेशन अर्न के साथ। सो सारी जो ओड्स हैं उनके टेक्स्ट भी आप पढ़ना, पहले समरीज पढ़ना फिर टेक्स्ट पढ़ना, जिससे कि ये चीजें आपको आंसर करनी आसान हो जाएंगी। What would help a reader recognize Keats' To Autumn as a poem from the romantic period? हम जब टू ऑटम को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम उसको सेट करते हैं कि ये रोमांटिक पीरियड की एक पोयम है। सो इसका आंसर रहेगा सी, इट्स लैविश नेचुरल इमेजरी। तो क्योंकि ऑटम जो सीजन है उसके हर पहलू के बारे में कीट्स ने बात की है कि किस तरह की आवाज़ें बर्ड्स की होती हैं, किस तरह के बर्ड्स जो हैं उस सीजन में मिलते हैं, और किस तरह के पेड़, किस तरह के फल, वो सारी चीजें उन्होंने ऑट टू ऑटम में डिस्कस की हैं। सो सी विल बी द आंसर, इट्स लैविश नेचुरल इमेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। assertion है, literary and historical periodization often has nothing to do with the lifetime of writers. Thus we see two writers born in the same year belonging to two separate periods. नेक्स्ट जो इसका रीजनिंग दिया हुआ है वो है, थॉमस कार्लाइल एंड जॉन कीट्स वर बोर्न इन 1795। इन स्टैंडर्ड लिटरेरी हिस्ट्रीज एग्जाम्पल्स, कीट्स इज ए रोमांटिक एंड कार्लाइल इज ए विक्टोरियन। सो जब हम हिस्ट्री में एजेस को डिफाइन करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक जो राइटर है वो पर्टिकुलर एक एज में ही लिख रहा है। ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो पिछली एज में लिखना शुरू करते हैं और नेक्स्ट एज में भी लिख रहे हैं, जैसे शेक्सपियर हो गए, बैन जॉनसन हो गए। इसी तरह से जो कीट्स एंड कार्लाइल है उनका सेम बर्थ ईयर है, बट कीट्स की डेथ मैंने आपको बताया था 25 ईयर्स की एज में हो गई थी, एंड कार्लाइल का जो लाइफ स्पैन है वो लंबा था, तो वो विक्टोरियन एज में भी लिख रहे थे। तो इसमें असर्शन एंड रीजनिंग दोनों, असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ऑथर अगर एक पीरियड में हमने उसे काउंट कर लिया तो वो दूसरे पीरियड में नहीं लिख रहा होगा, उसको हम दूसरे पीरियड में भी काउंट करते हैं। एंड थॉमस कार्लाइल एंड जॉन कीट्स दोनों सेम ईयर में बॉर्न हुए थे, बट दोनों अलग अलग एजेस में काउंट होते हैं। ठीक है, सो असर्शन एंड रीजन दोनों इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In a letter to his brother George in September 1819, John Keats had this to say about a fellow romantic poet. He describes what he sees. I describe what I imagine. Mine is the hardest task. सो ये इन्होंने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें इन्होंने ये कोटेशन लिखी है, ये लाइंस लिखी हैं। तो ये किस पोइट को के बारे में इन्होंने इसमें बात की है? क्या वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन या साउदी? सो अगर हम एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, जॉन कीट्स जो हैं वो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी को काफ़ी प्रेज करते थे, स्पेशली वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज को, क्योंकि उनको लगता था कि जो एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने लैंग्वेज के साथ किए हैं, इससे पहली जो एज है उसमें क्या चल रहा था, उसमें नियो क्लासिकल एज थी, क्लासिकल ऑथर्स को उनके स्टाइल को कॉपी किया जा रहा था। बट वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ने क्या किया था, उन्होंने कॉमन मैन के लिए एक लैंग्वेज को चूज किया था, सो फ्री वर्ड्स में लिखना शुरू किया था। सो जॉन कीट्स ने ये लाइंस जो हैं वो लेक पोइट्स के लिए बिल्कुल नहीं कही हैं, ये लाइंस उन्होंने बायरन के लिए की हैं। वैसे भी बायरन एंड कीट्स की एक राइवलरी लाइफ टाइम चली थी। बायरन जो है वो कीट्स के ऊपर कमेंट करते थे, कीट्स जो है बायरन के ऊपर। सो ये जो लाइंस हैं ये इन्होंने बायरन, लॉर्ड बायरन के लिए कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कीट्स पोइटिक करियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वॉज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि कौन सा ईयर जो है कीट्स का सबसे प्रोडक्टिव रहा है। सो 1819 विल बी द आंसर, डी विल बी द आंसर, क्योंकि इसी टाइम पे इन्होंने अपने सबसे फेमस ओड्स लिखे हैं, 6 के 6 ओड्स 1819 में लिखे हैं। उसके अलावा सेंट इग्नेज की जो पोएम है और काफ़ी सारे वर्क्स हैं जो इन्होंने इस ईयर में लिखे थे। सो ये मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय कीट्स यूज द स्पेंसेरियन स्टेंजा? सो जब भी आप कोई पोएम कर रहे हैं उसमें आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि उसमें कौन सा मीटर यूज़ किया गया है। अगर कोई स्पेशल स्टेंजा या कोई राइम स्कीम यूज़ की गई है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सो स्पेंसेरियन स्टेंजा इन्होंने यूज़ किया है, द ईव ऑफ सेंट इग्नेज। ये 42 स्पेंसेरियन स्टेंजा की एक पोएम है, 42 स्टेंजा है। इसकी समरी भी आपको पढ़नी है और जो आउटर डिटेल्स हैं वो भी आपको देख के जानी है। 11th क्वेश्चन है, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। सो ये भी ओड टू नाइटिंगेल से लाइन्स ली गई हैं। सो इसमें क्या आएगा, बर्ड, इमोर्टल, फोरलोन या फैंसी? इसका आंसर रहेगा आपका फोरलोन। इस लाइन का मतलब क्या है, दैट author is thinking about the word forlorn makes me feel like I'm alone again, कि जो forlorn word है उसके, वो जो word है उससे उसको ये समझ में आता है कि अब वो फिर से अकेला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइलैंड सेटिंग ऑफ लेटमोस फिगर्स इन कीट्स? कीट्स की कौन सी पोएम में लेटमोस आइलैंड का जिक्र है? तो इसका आंसर आपका रहेगा एंडीमियोन। एंडीमियोन 4 बुक्स की एक पोएम है जिसमें कि आइलैंड ऑफ लेटमोस में उन्होंने सेटिंग की है। एंड एंडीमियोन कौन है? एंडीमियोन शेफर्ड्स का राजा है, जिसको सिंथिया नाम की एक गॉडेस है, उससे प्यार हो जाता है, उसको एक ड्रीम आता है जिसमें उसको उस गॉडेस के साथ उसका जो है उसको प्यार हो जाता है। एंड फिर उसके बाद जब उसका ड्रीम खुलता है तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। सो आइलैंड ऑफ लेटमोस किस में है? एंडीमियोन नाम की पोएम में है। Who defined poetry as the best words in the best order? किसने ये लाइन लिखी है, best words in the best order? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स एंड शेले। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये कोटेशन जाएगी कॉलरिज के साथ। कॉलरिज ने लिखा है कि पोइट्री क्या है, बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। इसके अलावा भी उन्होंने एक चीज़ कही है, उन्होंने कहा है कि पोइट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो पोइट्री लिखते हैं तो वो वर्ड्स को इस तरह से अटैच करे, जैसे कोई अगर माला पिरो रहा है तो धागे में वो मोतियों को, बीड्स को इस तरह से लगाता है कि एक कलर कॉम्बिनेशन रहे और बीड्स का या मोतियों का जो साइज है उस हिसाब से वो एक नेकलेस बनाता है। तो पोइट्री को भी पोइट्री में भी वर्ड्स को इसी तरह से अरेंज किया जाना चाहिए, जितने ध्यान से एक माला बनाने वाला मोतियों को पिरोता है, हार बनाने वाला मोतियों को पिरोता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉल ऑफ हाइपरियन कीट्स म्यूज फिगर इज?
बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने म्यूजेस को इवोक किया है। म्यूजेस क्या होती हैं? गॉडेसेस होती हैं। एक तरह से जैसे हम लोग इंडिया में माँ सरस्वती को इवोक करते हैं अपने किसी भी काम के लिए, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, या कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हम गणेश जी को इवोक करते हैं, उसी तरह से ब्रिटिश लिटरेचर में हमने देखा कि बहुत सारे ऑथर्स अपनी पोइट्री, पोयम लिखने के दौरान या उससे पहले किसी भी गॉडेस को इवोक करते हैं। कीट्स ने हाइपरिन, फॉल ऑफ हाइपरिन में कौन सी म्यूज को इवोक किया है? वो है मोनेटा। B will be the answer. Next question is, a rosy sanctuary will I dress with the wretched trellis of a working brain. The above lines are quoted from, कौन सी पोयम से ये लाइन्स हैं? ये जो है एडोनिस से हैं, या और टू साइकी, ईव ऑफ सेंटेगनेस, या एंडिन। ये जो लाइन्स हैं ये हैं आपकी ओड ऑन साइकी से। ओड ऑन साइकी, बी विल बी द आंसर। ओड ऑन साइकी से ये लाइन्स हैं, जिसमें कि जो ऑथर है, या हम ये कह सकते हैं जो नरेटर है, वो साइकी को देख के, उसकी ब्यूटी को देख के बहुत इम्प्रेस होता है, एंड वो कहता है कि मैं साइकी के लिए एक मंदिर बनाऊंगा। ठीक है, मंदिर भी कैसा बनाएगा? वो ऐसा नहीं है कि ईंट पत्थरों से या एक्चुअल में मंदिर बनाएगा, वो अपनी इमेजिनेशन में एक टेम्पल बनाएगा। ठीक है, एंड उसी टेम्पल के बारे में ये लाइन्स हैं कि ए रोजी सेंचुरी विल आई ड्रेस विद अ विदर्ड ट्रेलिस ऑफ ए वर्किंग ब्रेन, कि अपने इमेजिनेशन से, वर्किंग ब्रेन से मैं रोजेस से के साथ भरा हुआ, जिसमें रोजेस लिपटे हों चारों तरफ, ऐसा टेम्पल मैं क्रिएट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद व्हाट डज द स्पीकर क्लेम टू बी हाफ इन लव इन और टू ए नाइटिंगेल? ये जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है? द नाइटिंगेल्स haunting melody, the scented flavor of early summer, the night sky and all the stars, the peace that comes with death. क्या चीज जो है जो ऑथर क्लेम कर रहा है ओ टू नाइटिंगेल में? डी विल बी द आंसर, द पीस दैट कम्स विद डेथ। क्योंकि मैंने अच्छा, जो जॉन कीट्स हैं उनको टीबी की प्रॉब्लम थी, एंड ही वॉज क्लोजर टू डेथ। ही न्यू दैट ही इज गोइंग टू डाई सून, क्योंकि उनकी फैमिली में, उनके ब्रदर की, उनके पेरेंट्स की, सबकी डेथ जो है ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी, टीबी से हुई थी। उसी दौरान जो उनको दवाइयों का नशा रहता था, जो उनकी प्रॉब्लम्स रहती थी, उससे छुटकारा पाने के लिए उनको लगता था कि जो पीस है वो डेथ से ही आ सकती है। यही चीज उन्होंने इस पोयम में कन्वे की है। Which Keats's poem was originally intended to be part of a collection of verse tales based on stories by Boccaccio? Boccaccio कौन है? Boccaccio इटली के एक ऑथर हैं जिन्होंने बहुत फेमस वर्क लिखा है, डिकैमरन। Boccaccio लिख रहे थे एज ऑफ चॉसर के दौरान। इटली के ऑथर हैं, इटली में लिख रहे थे। डिकैमरन उन्होंने लिखा था। 100 टेल्स का एक बुक है जिसमें 100 स्टोरीज हैं। इसी बुक से इंस्पायर होके चौसर ने भी कैंटरबरी टेल्स के बारे में सोचा था कि मैं भी कुछ ऐसा लिखूंगा, सुंदर सा ऐसा वर्क लिखूंगा। कीट्स ने भी बोकासियो के डिकैमरन से एक टेल उठाई है। वो कौन सी है? द ईव ऑफ सेंटिग्नेस है, लामिया है, इजाबेला है, हाइपरन है। ईव ऑफ सेंटिग्नेस नहीं है, इसका आंसर रहेगा आपका इजाबेला। सी विल बी द आंसर। इजाबेला की जो स्टोरी है उन्होंने बोकासियो के डिकैमरन से उठाई है। 18th क्वेश्चन है, इन द फॉल ऑफ हाइपरन ए ड्रीम, कीट सीज ए लैडर लीडिंग अपवर्ड्स एंड इज एड्रेस्ड बाय ए prophetess in the following words. बेसिकली उन्होंने ये पूछा है कि इसमें prophetess कौन है? जो इन द फॉल ऑफ हाइपरन ए ड्रीम में प्रोफिटेस है। एक प्रोफिटेस कौन होता है? जो भविष्यवाणी करती हैं, तो वो कौन है? इसमें आंसर रहेगा आपका मोनेटा। मोनेटा उनकी म्यूज भी हैं, उनकी प्रोफिटेस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो 2 बार रिपीट हुआ है। Keats's La Ballade Dame Sans Mercy combines 2 poetic forms. ला बैले डैम सेंस मर्सी क्या है? कौन सी पोइटिक फॉर्म्स उसमें यूज की गई हैं? क्या वो लिरिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बैलेड है, या सोनेट है? ये एक बैलेड है एंड लिरिकल बैलेड है। 1 and 3 विल बी द आंसर। 1 and 3 इज सी। सी विल बी द आंसर। द विमेन विदाउट मर्सी, ये इन वर्ड्स का मतलब है ला बैले डैम सेंस मर्सी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द पोएम विद द ओपनिंग लाइन। सो सारे ही ओड्स की ओपनिंग लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं, 4 ओड्स की तो उन्होंने पूछ ही ली है। आपको 1 या 2 भी पता होंगी तो भी आप इस आंसर को सही कर सकते हैं। सो माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। ये जो लाइन है ये हम पोएम वाइज करते हैं। ओड टू साइकी के लिए हम ओपनिंग लाइन देखेंगे। सो फोर्थ विल बी द आंसर, ओ गॉडेस, क्योंकि साइकी एक गॉडेस है। हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स बाय स्वीट एनफोर्समेंट एंड रिमेम्बरेंस डियर। नेक्स्ट है ओड ऑन अ ग्रेशन ऑन। ओड ऑन अ ग्रेशन ऑन स्टार्ट होता है दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, द फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। 3 के साथ मैच करेंगे। ओड टू नाइटिंगेल जो है वो मैच करेंगे। माई हर्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। लास्ट जो है ओड ऑन मेलैंकली, इसको हम मैच करेंगे। नो नो गो नॉट टू लेंथे। लेंथे क्या है? एक रिवर का नाम है। नाइदर ट्विस्ट वॉल्स बेन टाइट रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस वाइन। सो इस तरह से हम ओपनिंग लाइंस को देख के जाएंगे। अगर हमने पोयम पढ़ी है, उसकी समरीज पढ़ी हैं, तो भी एक चांस होता है कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज पोएम्स बिलोंगिंग टू द नियो क्लासिकल पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नियो क्लासिकल कौन सा पीरियड है? इससे पहले की जो एज है एनलाइटनमेंट एज, उस एज से कौन सी पोएम्स हैं? द रिंग एंड द बुक, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, कैटो एंड लामिया। सो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा बी, या सेकंड जो है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस एंड कैटो। द ह्यूमैनिटी, इसका आंसर रहेगा बी, बी एंड सी। ठीक है, सो द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस एंड कैटो। अब इसका आंसर हमें कैसे पता चलता है? द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस जो है वो लिखी है सैमुअल जॉनसन ने, एंड सैमुअल जॉनसन को हम पढ़ते हैं एनलाइटनमेंट एज में। सिमिलरली कैटो ए ट्रेजेडी, इसका पूरा टाइटल है कैटो ए ट्रेजेडी, ये लिखी है जोसेफ एडिसन ने, उनको भी हम एनलाइटनमेंट एज में पढ़ते हैं। द रिंग एंड द बुक जो है ये आपकी द रिंग एंड द बुक लिखी है आपकी ब्राउनिंग ने, एंड लामिया जो है वो जॉन कीट्स ने लिखी है। सो ये दोनों जो है न्यू क्लासिकल पीरियड के वर्क्स नहीं है, तो हमारा आंसर रहेगा द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस एंड कैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड इन जॉन कीट्स लाइन ऑन द मर्मेड टेवन। सो मर्मेड टेवन से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट फिर भी एक बार इसको कंसीडर करना। मर्मेड टेवन क्या है? मर्मेड टेवन लंदन में एक फेमस टेवन है जिसमें एलिजाबेथन टाइम पर बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं बेन जॉनसन के साथ, बहुत सारे लोग आते थे वहाँ पर, उनकी चर्चा चलती थी, इंटेलेक्चुअल बातें करते थे। सो उसी टेवन से रिलेट करके जॉन कीट्स ने भी एक पोएम लिखी है। तो वो एक इमेजिनरी सिचुएशन इसमें लेके आए हैं कि जो भी क्लासिकल ऑथर्स हैं जिनकी डेथ हुई है वो मरने के बाद कहाँ जाते हैं, एंड जिस जगह पर वो जाते हैं क्या वहाँ पर मर्मेड टेवन है, क्या वो लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, क्या जो वाइन उनको सर्व की जा रही है वैसी वाइन मर्मेड टेवन जो एक्चुअल में हमारी इस दुनिया की मर्मेड टेवन है वहाँ पर है या नहीं, क्या वहाँ पर इतना खाना है कि सबका पेट भर जाए, जिस तरह से रॉबिन हुड खाना खिलाते थे, रॉबिन हुड एंड उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो लोगों को खाना खिलाते थे, क्या उस तरह से वहां पर खाना लगाया जाता है? सो इसमें जो जिक्र है वो है रॉबिन हुड का। रॉबिन हुड विल बी द आंसर। तो आपको इसकी भी एक बार थोड़ा सा इसको देख के जाना चाहिए। यहाँ पर हमारे जो हैं क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, एंड आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमारी वीडियोस आपको किस तरह से हेल्प कर रही हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट ऑथर।